नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने को लेकर कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर कहा कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके लिए हमने हाईकोर्ट से बात कर ली है, हमारे बीच सहमति बनी है, हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है और हाईकोर्ट का विस्तारीकरण होना है। इस लिहाज से हमने हाई कोर्ट शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। नहीं, वो चरणबद्ध तरीके से करेंगे क्योंकि हमने हाई कोर्ट से बात करी है और उनके और हमारे बीच में सहमति बनी है। हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है और चूंकि उसका विस्तार करना है, विस्तारीकरण होना है, इस लिहाज से जो है हाई कोर्ट शिफ्ट करने का हमने निर्णय लिया है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। विधेयक पास होने के बाद जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध हो जाएगा। सीएम धामी ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के सामने यह रखा था कि हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लेकर आएंगे। वहीं अब धर्मांतरण उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है और इसी को देखते हुए हमने यह फैसला लिया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये बात रखी थी कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर हमको अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमने सबसे पहले वही काम किया है। वो हमारा ड्राफ्ट लगभग तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, धर्मांतरण चूँकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर सख्त कानून लाने का फैसला किया है। उधर अल्मोड़ा के सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि छात्र संघ ने चुनाव की तारीखों की जल्द घोषणा करने की मांग की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साए छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला फूंका। प्रदेश मंत्री काजल थापा ने बताया कि पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव बंद थे, लेकिन केंद्रीय गढ़वाल यूनिवर्सिटी में चुनाव की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर छात्र परिषद की यह मांग है कि प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तारीख जल्द घोषित की जाए। चुनाव से लगातार का चुनाव हो रहा है, तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत कोरोना महामारी से 2 वर्ष से चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव का आगाज हो गया है, तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का पुतला फूंका है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथि स्पष्ट हो, ताकि छात्र संघ की नींव माने जाने वाले छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द पूरे उत्तरांचल प्रदेश में हो सके। उधर भाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली भूमि को लेकर पात्र लोगों ने अपनी ही ग्राम सभा में जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसको लेकर विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ग्रामीणों ने भूमि के चयन के लिए ग्राम प्रधानों और लेखपालों से वार्ता करने की मांग की है। देखिए, हमारे ग्राम पंचायत जो 60 ग्राम पंचायत है हमारे ब्लॉक में, इसमें यह है सर कि पिछली बार जो मकान मिलते थे गरीबों को, जो प्रधानमंत्री आवास मिलते थे, इंदिरा आवास मिलते थे, तो पहले 14 मिलते थे। अब क्या हुआ कि हमें विकासखंड अधिकारी ने गाँव के प्रधानों को फोन करा कि अपने गाँव के जो लाभार्थी लेकर आओ। जब हमें लेके पहुंचे तो बीडीओ साहब ने बताया कि आपको जो है हुसैनपुर नाम के गाँव में गदरपुर में आपको पट्टे दिलाने हैं लाभार्थियों को। हमने उनसे पूछा कैसे, कि भाई उनको जो पट्टा मिलेगा 1,30,000 मिलेंगे और पट्टा मिलेगा, मगर उनका जहां वो लेना है उनका नाम राशन कार्ड से, उनका आधार कार्ड से, पहचान पत्र से, परिवार नाम काट दिए जाएंगे। उधर बड़कोट में दृष्टि दिव्यांगजन छात्रावास में 50 दृष्टिबाधित बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल जिले के नौगांव स्थित तुलान का
में संचालित दृष्टिबाधित बच्चों के भरण पोषण को लेकर यह मदद पिछले 2 सालों से नहीं हो पाई, जिससे जरूरी सामान की दृष्टिबाधित स्कूल पर लाखों का कर्ज हो गया। इस विद्यालय में उत्तरकाशी और टिहरी के करीब 50 दृष्टिबाधित दिव्यांग और 45 सामान्य बच्चों को पढ़ाई से लेकर भरण पोषण की सुविधा दी जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों से बच्चों के भविष्य को लेकर विद्यालय समिति की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और अब बच्चों को भूखे रखने की नौबत सामने आ गई है। वहीं मदद न मिलने से अब विजय पब्लिक स्कूल समिति ने बच्चों को लेकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दृष्टिबाधित बच्चे अध्ययनरत हैं। 2 साल से मुझे अभी कहीं से भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ना भारत सरकार से ना राज्य सरकार से। तो मैंने आज उप जिलाधिकारी महोदय बड़कोट को एक ज्ञापन दिया है कि अगर आप मेरी बात को सरकार तक पहुंचाओगे, मेरा सहयोग कराओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 तारीख को अपने बच्चों, जितने दृष्टिबाधित बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स और जो जितने भी दिव्यांग लोग हैं सबको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू करूँगी। दिव्यांग विद्यालय है, उसमें बच्चे रहते हैं वहाँ। तो आज जो है वहाँ के जो इंचार्ज है उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं और इस स्तर पे जो भी संभव होगा वो प्रयास हम करेंगे। उधर देहरादून में जिलाधिकारी ने देर शाम तहसील विकास नगर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया और गतिविधियों का जायजा लिया। बता दें कि जिलाधिकारी ने विकास नगर में कई अवैध खनन की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए खनन वाले इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकास नगर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियम के विपरीत खनन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा है। साथ ही अगर कहीं अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं तो उस पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उधर हरिद्वार में 4 दिवसीय राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की आज से शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान में चल रही प्रतियोगिता में देश भर के 29 राज्य से करीब 600 खिलाड़ी पहुंचे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति लेकर आई है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी और खिलाड़ी प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा पदक जीत कर लाएंगे। आज खेल का कोई भी मैदान हो, देश विदेश का कोई भी कोना हो, हर जगह भारत का तिरंगा फहरता है। हर जगह हमारे खिलाड़ी अपना पदक जीतते हैं और इस प्रकार की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। उधर हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आज सुबह हुई इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश 50,000 का इनामी है और आपको बता दें कि इसने लूट की वारदात को अंजाम देते वक्त एक सिपाही को बुरी तरह घायल कर दिया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी फरार बताया जा रहा है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आज सुबह बहादुराबाद थाना पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी जिसके दौरान पुलिस को देखते ही दोनों बदमाश बाइक छोड़कर भाग निकले। साथ ही आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों पर फायरिंग भी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। हाँ देखिए, प्रातः करीब 8:15 साढ़े 8 के बीच में पथरी रो पुल के पास जो रूटीन में हमारी चेतक पुलिस जो राउंड पर रहती है, उनको 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे थे। तो रूटीन में चेकिंग के लिए जब उनको रोकने का प्रयास किया तो वो जंगल की तरफ और एक रोड की तरफ भागा और जब पीछा किया तो उसमें एक हवाई फायर किया गया, जैसा जानकारी मिली है। इस पर तत्काल जो सूचना दी गई, चूंकि आज शुक्रवार की परेड थी, सभी अधिकारीगण और फोर्स मौजूद थे पास में ही, सभी को तत्काल रवाना किया गया और मौके पर चेकिंग अभियान चलाया गया। करीब 40-45 मिनट बाद एक बदमाश जो पुलिस पर जिसने फायर किया था, उसको जो है जवाबी फायर में जो है हमारी जो टीमें थी उसमें लगी। इसमें 2 गोली जो है लगना अभी पता चला है, इसमें 2 गोली पैर लगी है।
उधर रुड़की रामपुर रोड पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में अवैध पीठ बाजार लगने से लोगों को घंटों फंसे रहने पड़ता है और साथ ही साथ जाम में फंसे लोगों ने कहा कि यह अवैध पीठ बाजार लगने से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो कोई भी जितनी ही इमरजेंसी काम से जा रहा हो, इस रोड से गुजरने में घंटों का समय लगता है। ये जो पीठ लग रही है इसमें अवैध बहुत हो रहा है। यहाँ को आदमी गुजर रहे हैं सब भीड़ के उसमें, और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। स्कूल की गाड़ियाँ भी आती है, उन्हें भी बहुत परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जुमेरात वाले दिन बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। जनता को इस रोड से निकलने में खास करके जुमेरात के दिन बहुत कठिनाई होती है और यहाँ इस तरह की ये बाजार लगना ये सब अवैध है। और इस तरह का मेन बाजार में ये मेन बाजार ही लगता है और इधर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। यहाँ पर रामपुर जुंगी से लेके ये मेन बाजार के लिए रास्ता जाता है और यहाँ पर पूरा दिन जुमेरात को यानी थर्सडे में पूरे दिन जाम लगा रहता है। यहाँ पर ये लगभग 100-150 मीटर की दूरी है और यहाँ पर 1 घंटे से अभी मैं फंसा हुआ हूँ। मुझे मेन बाजार में जाना है, पेशेंट वगैरह होते हैं या फिर किसी को इमरजेंसी काम होता है। इस 1 किलोमीटर के एरिया में निकलने में ही बंदे को 1-1.5 घंटा लग जाता है। उधर धान केंद्र पर अधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने से किसानों में रोष है। आपको बता दें कि रुड़की धान केंद्र पर मुकेश गिरी नाम के किसान ने बताया कि धान केंद्र पर अधिकारियों के आने का समय 9 बजे का है, लेकिन अधिकारियों को फोन पर बुलाना पड़ता है। आपको बता दें कि 11 बजे तक अधिकारी धान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं मुकेश गिरी किसान ने अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा किसानों को दूसरे सेंटर पर भेजा जाता है, जो सेंटर इनके निजी संपर्क में होते हैं। समय पे सबका तोल होता है, लेकिन गाड़ियों की ट्रकों की जो जगह थी वो सारी घिर चुकी थी। उनको जगह बनाने के लिए उनको थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। फिर उनको नॉर्मल किया गया और फिर हमने उनका धान तोलना शुरू कर दिया। कल मेरा सैंपल 15 पे इन्होंने पास करके बोला कि सुबह आप ट्रॉली लेके आ जाना अपने 9 बजे। मैं यहाँ 9:30 बजे पहुँचा तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं था। उसके बाद मैंने 1 घंटा इंतजार की। 10:34 पर मैंने जो केंद्र प्रभारी है उसको फ़ोन किया। उन्होंने 15 मिनट का समय दिया। 15 मिनट के समय के बाद वो पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मेरा सैंपल 11 बजे लिया और ट्रॉली को दूसरी साइड पे खड़े करने के लिए बोल दिया। लेकिन मैं 1 घंटा 45 मिनट मैंने वहाँ इंतजार किया, मुझे कोई लेबर नहीं मिली। उधर रुद्रपुर में पुलिस को एक युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस को यह शव रुद्रपुर से आगे सिडकुल जाने वाले पुल रस्सी से लटका मिला था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को रस्सी से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले में शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज जगदीश चंद्र तिवारी का कहना है कि युवक ने आत्महत्या क्यों की, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझे फोन से संपर्क कर सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति रुद्रपुर से आगे जो पुल पड़ता है शेडकुल को जाने वाला, उस पुल की रेलिंग पर फांसी पर लटका हुआ है। मौके पर जाकर मैंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो युवक था, उसका नाम राज बहादुर और उसके पिताजी का नाम ब्रजनाथ निवासी तिलियापुर के रूप में उसकी शिनाख्त हुई है। मौके पर पंचायतनामा भरने के पश्चात शव को पीएम कराने हेतु खटीमा भिजवाया गया है। उधर ऊधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल में पेराई सत्र 2022-23 शुरू हो गया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा नादेही शुगर मिल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा गन्ना लेकर मिल पहुंची और फीता काटकर पेराई का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व बीजेपी विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और वर्तमान विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस बार मिलों की स्थिति काफी अच्छी है। किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा गन्ना पेराई सत्र नादेही का शुरू हुआ है और हमारे साथ माननीय विधायक जी रहे हैं, पूर्व विधायक जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं। और इस बार जो मिलों की स्थिति है
बहुत अच्छी हुई है। किसानों के लिए हमने उनके रात्रि विश्राम के लिए पानी की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था इस बार सब सुचारू रूप से करवाई गई है। मिलों का ट्रायल रन पहले कराया गया था ताकि जो ब्रेकडाउन होते थे मिलों में, जिस वजह से किसानों का नुकसान होता था, वो ना हो। और इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि मिल बिना ब्रेकडाउन के चलेगी भी और हमारी रिकवरी भी बेटर होगी और किसानों का फायदा भी होगा। अगली खबर टनकपुर विचाई से है, जहां पर स्थित नवयोग सूर्योदय सेवा समिति ने आयोजित नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और नवयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जिसमें धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने के लिए मिट्टी का लेप लगाकर मड़ बात का शुभारंभ किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। ने 3-4 फीट नीचे से खोद के निकाला है और इसमें देखिए पूरे जो ब्लड का संकुचन है, आप रात को आप सोए बहुत तनाव में है, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। इसको एक बार आप लगा लेंगे पूरे शरीर में और इसके बाद सूर्य की रोशनी से इसको सुखाना है। इसके बाद हम जल थेरेपी लेंगे तो पूरा शरीर जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है हमारी, जो नेचुरोपैथी मानती है, तो ये मानती है कि किसी भी तरह से अंदर से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चंपावत, जहां पर नेचुरोपैथी योग शिविर में क्या कुछ कह रहे हैं सीएम धामी, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, डॉक्टर नवदीप जोशी जी, आचार्य जी, जो केवल यही नहीं, यहाँ के लोग तो उनको थोड़ा कम ही जानते हैं, लेकिन पूरे देश भर में उनको बहुत प्रसिद्धि है। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि हमारे ही टनकपुर के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। और जगह जगह जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उनमें सवेरे सवेरे योग करवाते हैं, कभी पूरे देश भर के लोगों को जोड़ते हैं, कभी सूर्य नमस्कार करवाते हैं। आज इन्होंने ये मड स्नान यहाँ सबको करवाया और पूरे प्रांत के अंदर और देश के अंदर लगातार हमारी जो ये पद्धतियां हैं, चाहे योग की पद्धति हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, उन सभी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे आचार्य डॉक्टर नवदीप जोशी जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे युवा भाई निर्मल मेहरा जी, नीचे बैठी हुई हमारी दीदी हेमा जोशी जी, सुभाष जी, रामदत्त जी, मुकेश भाई, उधर से बिजी हमारे सोनू भाई, और अब मैं नाम लूँ तो मैं समझता हूँ बड़ा लंबा हो जाएगा, पांडे जी समेत सभी आए हुए हैं, रोहतास जी और भी कोई सभी आए हुए अतिथिगण, और हमारे रमेश पूरे योग के जो है राष्ट्रीय चैंपियन। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और स्कूल के मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, बेटे एवं बेटियों, मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी के लिए बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है कि जैसा अभी नवदीप जी भी बोल रहे थे और आदरणीय डॉक्टर अशोक वासने जी ने भी संक्षेप में जितना बोला, और हमारे जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे उन्होंने भी, जोशी जी ने, सभी ने एक ही बात कही कि प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना और इसको अपनी जीवन पद्धति में शामिल करना हमारे लिए बहुत ही आसान है।
बहुत सरल है, जो आज नहीं, आज मैं इनको बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि ये फिर से जो हमारी जीवन पद्धति रही है, जो हमारे पूर्वजों की पद्धति रही है, ऋषि मुनियों की पद्धति रही है, जो भारत की पद्धति रही है, उसको फिर से हम सबके सामने एक नए रूप में, कहूं तो पुरानी चीज को नए रूप में लाने का काम इनके माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं और सर्वे संतु निरामया के सिद्धांत को अपनाकर, अंतिम लक्ष्य मानकर आप सभी लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए और जितने भी लोग हमारे, मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से भी यहाँ लोग आए हुए हैं, उन सभी का भी मैं यहाँ पर सभी का हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बड़ा ही सुंदर ये स्थान है, बड़ा रमणीक स्थान है। जैसा अभी नवदीप जी कह रहे थे, यही मगल में माँ शारदा है और रत्नागिरी मैया का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, उनका छत्रप हमारी तरफ लगा हुआ है, उनकी छाता लगी हुई है। ऐसे स्थान पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। आज प्राकृतिक संसाधनों को अपनाकर आप सभी प्राकृतिक चिकित्सक, जो भी अभी जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पर मठ स्नान किया, उनसे तभी मेरा रमेश जी से और उनकी पूरी टीम से जब परिचय हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सारे चिकित्सक हैं और इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं और इसके कारण से मानव जीवन को रोग मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। भाइयों बहनों, ऋषियों और संतों की तपस्वी उत्तराखंड सदैव भी ये विश्व कल्याण के लिए कार्य करती रही है, प्रचार प्रसार करती रही है। और हम सब जानते हैं ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है, ये संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, जितनी भी प्रकार की हम बात करें तो वो सारे के सारे हमारे उत्तराखंड के अंदर सभी कुछ हमको यहाँ पर प्रकृति द्वारा, भगवान के द्वारा प्राप्त है। और मैं जब कहता हूँ अभी हमारे पंच तत्वों पर, पंच आधारभूत, उस पर बड़ा कार्यक्रम देहरादून में हुआ था, आकाश नहीं गया, भैया जी आए थे उसमें, तो उसमें भी तमाम प्रकार की चर्चाएं जो हमारी हुई हैं, उसमें कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि जो हमारी पुरानी पद्धति रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे यहाँ की जीवन पद्धति रही है, वह बहुत ही कारगर हर मामले में। और जैसा आदरणीय अशोक जी ने कहा कि हम सब लोगों ने महसूस किया जब कोई दवा काम नहीं कर रही थी, वो तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर ही 2 वैक्सीन आ गई, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार जब देश के अंदर पोलियो आया था तो लंबा कालखंड बीत गया और पोलियो की वैक्सीन ही नहीं आई, 15 साल लग गए। और इस बार हमको 1 साल के अंदर ही 1 वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन नहीं, 3 वैक्सीन आ भी गई और आने के बाद लग भी गई। स्वदेशी वैक्सीन 2 हमारे देश के अंदर बन गई। और इतना ही नहीं, विश्व कल्याण का जो हमारा एक हमारी संस्कृति रही है कि हम पूरे विश्व को जो है अपना घर मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, उसको भी चरितार्थ करते हुए पूरे विश्व के लोगों को वैक्सीन भी भारत की सरकार ने उपलब्ध कराने का काम किया। तो ऐसे कठिन समय में अब वैक्सीन नहीं आती तो हमारे पास अगर कोई रास्ता था तो यही रास्ता था जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको बताया गया, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा रहा, जीवन पद्धति के साथ जुड़ा रहा और हमारी जो जीने की पद्धति है, उस पद्धति में आसानी से जिसको हम अपना सकते हैं, वही प्राकृतिक चिकित्सा है, वही हमारा आयुर्वेद है, योग है, जिन सबको हमने अपनाया। कभी काढ़ा बना रहे थे, योग कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, घर का उबला हुआ पानी पी रहे थे, शुद्ध जो हवा में रहने का प्रयास कर रहे थे। तो यही एक मात्र विधा है। जिस समय कोई दवा काम नहीं करती है, ये दवा हमको जो है जीवन देने का काम करती है। ये प्राणवायु, मैं कहूंगा इसको प्राणवायु है, ये अमृत के समान है। इसलिए हम सब इसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। और एक बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि कई बार हम कहते हैं वो
क्या है वो कि निरोगी काया कौन से नंबर पर आती है भाई साहब? मैं कहूंगा कि जीवन के जितने भी सुख हैं, आप लोग मेरे साथ बच्चे भी जो है दोहराएंगे। जीवन का पहला सुख निरोगी काया। बोलिए, जीवन का पहला सुख, सभी लोग दोहराइए। जीवन का पहला सुख निरोगी काया, जीवन का दूसरा सुख भी निरोगी काया, और तीसरा सुख निरोगी काया, और चौथा सुख भी निरोगी काया, और जीवन का हर सुख, क्या जीवन का हर सुख? जोर से बोलिए। इसलिए बाकी तो ज्यादा पद्धति जो है हमारे नवदीप जी लगातार बता ही रहे हैं, और डॉक्टर देवीदत्त जी, पांडे जी और डॉक्टर अशोक वासने जी तो भाई साहब तो पूरे ही देश में अपना प्रवास करते हैं, ये सब बताते ही रहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।